हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोमेट्रिक का शॉर्ट नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको पता होना चाहिए और निकालने भी आना चाहिए। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल कोई फॉलो कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें नंबर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एंड पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। वैसे अगर अगर यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो आपको उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड का ये वाला फार्मूला हो जाएगा और मेटल बॉन्ड का ये वाला हो जाएगा। सिस्टम इलेक्ट्रॉन रूल का पूछता नहीं है, मैक्सिमम आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही पूछता है। और यदि क्वेश्चन में ना दिया हो इस सिस्टम इलेक्ट्रॉन रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो हमेशा आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल लेकर ही चलना है और मेटल मेटल बॉन्ड 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही निकालना है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। तो पीरियड में ऊपर से नीचे आने पर मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटल मेटल फॉर्मेशन बॉन्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो 5D ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद 40 उसके बाद 3D बनाएगा। अगला देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर। स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर, तो ये वाला फार्मूला होता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर निकालने का। टोटल वैल्यू इलेक्ट्रॉन माइनस 12 मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मेटल है। एन क्या है, नंबर ऑफ मेटल अपॉन 2। इससे आप निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। यदि इस एस का मान n-1 आएगा तो क्या होगा, सुपर क्लोज होगा। n आएगा तो हाइपर क्लोज हो, n+1 आएगा तो क्लोज हो, n+2 आएगा तो नीडो, n+3 आएगा तो एरकनो, n+4 आएगा तो हाइपो, n+5 आएगा तो क्लैड हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होता है, s-1 होता है। s क्या है यहाँ पे, s ये वाला चीज है। अगला देखते हैं फ्रेगमेंट केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेगमेंट केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय गिवन फ्रेगमेंट ही क्या होता है, फ्रेगमेंट केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको मेटल और लिगेंड का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनना है, -12 कर देना है। यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल ये लिए गए हैं दोस्तों। आयरन का कितना होता है, 8 होते हैं। और सीओ का 1 का 2 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -12 करेंगे तो मतलब 14 में 12 कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्रेगमेंट के लिए अपना केज इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, सॉरी केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, ऑड हेपेसिटी होता है तो लिगेंड इनैनिक होता है, और इवन हेपेसिटी में लिगेंड न्यूट्रल होता है दोस्तों। अगला देखते हैं आइसोलेबल एनालॉगी। आइसोलेबल एनालॉगी में आपको चेक क्या करना रहता है, पहला मॉलिक्यूल विद सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, आइसोलेबल एनालॉगी। उसके बाद मॉलिक्यूल विद सिमिलर फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या दर्शाते हैं, आइसोलेबल एनालॉगी। और जो आइसोलेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर सिमेट्री प्रॉपर्टी एंड सिमिलर एनर्जीज होती है। और पहले आपको चेक क्या करना है, हमेशा कभी भी आइसोलेबल एनालॉगी चेक कर रहे हैं, पहला आपको सेम इलेक्ट्रॉन चेक करना है, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है क्या। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में आपको सेम इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उसके बाद आपको जाना है फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसका डोमिनेंट क्या है, पहला वाला चीज डोमिनेंट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद आप सेम फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है यदि सेम हो जाए तो। बाकी आपको इसी से निकालना है। तो यहाँ पे कुछ दिया है दोस्तों, अगर ऑक्टाइडल में तो फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से सेम हो जाएंगे, और ऑक्टाइडल टेट्राइडल तो फ्रंटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से सेम हो जाएंगे दोस्तों। अगले देखते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री किसमें डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन काउंट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन काउंट अलग अलग होता है तो ज्योमेट्री भी अलग होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस इलेक्ट्रॉन काउंट में कितना ज्योमेट्री होता है, कौन सा वाला ज्योमेट्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको सब ये पता होना चाहिए। और इनसे जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। अगले देखते हैं बोरेंस। तो बोरेंस में दोस्तों यहाँ पे पी और एच को इक्वल करना है। उसका तो अगर फॉर्म 2+ आएगा तो सुपर क्लोज हो, कुछ नहीं आएगा। अगर तो हाइपर क्लोज हो, 2- आएगा तो क्लोज हो, 4- आएगा तो नीडो, 6- आएगा तो एरकनो, 8- आएगा तो हाइपो, और 10- आएगा तो क्लैडो। इसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो फ्रेगमेंट इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला आपको होता है इसमें। अगले देखते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ बोरॉन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बोरॉन के जो कोई सेंटर भी हो सकता है, कोई अन्य सेंटर भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, यदि 4 सेंटर होंगे तो टेट्राहेड्रल, 5 सेंटर होंगे तो टीबीपी, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 7 होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 8 होंगे तो डोडेकाहेड्रॉन, 9 होंगे तो क्लोजो में क्या होगा, ट्राइकेप्डर ट्राइगोनल प्रिज्म, और नीडो होगा तो कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, एंटी प्रिज्मेटिक। एंड 10 में क्या हो जाएगा, बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। 11 में
ऑक्टाडोडेकाहेड्रन, 12 में आइकोसाहेड्रल हो जाएगा। तो ये वाला फॉलो करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जितने सेंटर होंगे, बोरॉन के अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे कार्बन हो सकता है, प्लेटिनम वगैरह कोई भी हो सकता है, तो उसमें सेंटर रहेगा, उसके हिसाब से आपको चेक करना है कितने सेंटर है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना है। अगले तक दोस्तों जिंटल आयन, तो जिंटल आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कौन है, 4n-2 होगा, सुपर क्लोज होगा, 4n होगा तो हाइपर क्लोज हो जाएगा। यदि 4n+2 है तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। 4n+4 है तो नीड हो जाएगा। 4n+6 है तो क्या हो जाएगा, अरेक्नो हो जाएगा। और 4n+8 है तो हाइपो हो जाएगा। 4n+10 में क्या हो जाएगा, क्लैडो हो जाएगा दोस्तों। और जो जिंटल आयन के स्ट्रक्चर होंगे दोस्तों सेम ही होगा, जिंटल आयन भी सेम ही दर्शाएंगे, सेम जिंटल आयन भी दर्शाएंगे यही सेम। तो उसमें क्या हो जाएगा, सेंटर जितने होंगे, जिंटल आयन में जितने सेंटर होंगे उतने हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना है। जिंटल आयन भी सेम वही दर्शाएगा। अब देखते हैं दोस्तों मेटल इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो मेटल इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ पे कुछ ये जो नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नियम है, रेनियम है, उसमें बेस क्या दर्शाते हैं, मेटल इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दोस्तों। और इसमें आपको एग्जाम में क्या दिया रहता है, एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहता है। मान लो एग्जाम में मान लो आपको दिया है कॉम्प्लेक्स MO सल्फेट और 4 या फिर 3-। तो इस पे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसको आपको क्या पूछा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। उसको क्या पूछा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। पहले आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, देन फील्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है। इसका निकाल कर देते हैं दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दोस्तों, तो 4x प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि इसमें बाइमोलिकुलर में दिखाया जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सल्फेट है तो सल्फेट का कितना होता है, -2, तो कितना हो जाएगा, 4 है तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस ना करके -8 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 प्लस है तो 2x और -3 + 8 तो कितना हो जाएगा, 2x + 5। तो दोनों मिला कितना होगा दोस्तों, +5। तो एक का 2.5 तो होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक का +3 होगा, एक का +2 होगा। एक एमओ को क्या होगा, +3, एक एमओ को क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक एमओ क्या होगा, +2 में रहेगा, एक एमओ +3 में रहेगा दोस्तों मोलिब्डेनम में। अब देखो दोस्तों मोलिब्डेनम में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। तो +2 है तो इसमें हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। और इसमें +3 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7। तो इस में क्या हो जाएगा, MO3+ और इस में क्या हो जाएगा, MO2+। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो 7 को कैसे भरेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे भरा जाएगा दोस्तों। हमको पता है ये वाला क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये वाला क्या है दोस्तों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 7 - 0/2, तो कितना हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना रहेगा दोस्तों, ऐसे आपको चेक करना रहेगा। और यदि कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो यहाँ पे स्टैगर्ड होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 4 आएगा तो इक्लिप्स होगा दोस्तों। ऐसे अब इससे भी क्वेश्चन आज को एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो पहले क्या करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मेटल का इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो इस तरह से अपन लोग फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से अपन लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला, तो एनर्जी स्टेट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पहले क्या करना, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद मेटल इलेक्ट्रॉन फिल करके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहेगा। 3 आएगा तो स्टैगर्ड, और 4 आएगा तो इक्लिप्स। अगला देखते हैं दोस्तों ब्रिजिंग। तो आपको ये वाला थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो हमको क्या पता होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर ब्रिजिंग टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पर ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती है, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे Fe2CO9 में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 ब्रिजिंग है। कितने ब्रिजिंग है, 1 2 एंड 3 ब्रिजिंग। इसमें कितना ब्रिजिंग है, 3 ब्रिजिंग है। इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 ब्रिजिंग होगा। जबकि इसमें 1 CO ब्रिजिंग है। जो नीचे वाले हैं रुथेनियम और ऑक्सीजन के सेम कॉम्प्लेक्स में 1 ब्रिजिंग। वैसे दोस्तों Fe3CO12 में कितना ब्रिजिंग है, 2 ब्रिजिंग है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं, इसमें कितना ब्रिजिंग है, ओनली 0 ब्रिजिंग है। इसमें कितना, एक भी ब्रिजिंग नहीं है, मतलब 0 ब्रिजिंग है। और CO28 में
इन सॉलिड में 2 CO ब्रीजिंग है और सॉल्यूशन में 0 CO ब्रीजिंग है। वैसे इसमें कितना है दोस्तों, तो इसमें 3 है और इसमें कितना है तो 9 है और इन दोनों में कितने हैं तो 0 है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है दोस्तों CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। पहले तो आपको ये वाला टर्मिनल का पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, टर्मिनल और ब्रिजिंग। टर्मिनल और ब्रिजिंग से आपको पता ही होना चाहिए। उसका देख सकते दोस्तों, फ्री CO का इतना होता है और सॉरी फ्री CO प्लस का इतना होता है, उसका फ्री CO का इतना, टर्मिनल CO का इतना होता है। और 2 मेटल के बीच में अगर ब्रिजिंग है तो ये वाला होगा, 3 मेटल के बीच में ब्रिजिंग CO है तो उसका इतना होगा फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होता है, बैक बॉन्डिंग जब भी होता है तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और CO बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम होता है दोस्तों। तो बैक बॉन्डिंग के परिणाम क्या होते हैं देखते हैं दोस्तों। तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, तो फ्रीक्वेंसी भी मेटल कार्बन बॉन्ड की इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा डिक्रीज करेगा। और CO बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा दोस्तों, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी CO का क्या अगर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा इंक्रीज करेगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोनिल का। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, तो जब भी मेटल के पास इलेक्ट्रॉनिसिटी कम रहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, CO का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा दोस्तों। और वैसे CO प्लस फ्री का उसके बाद आएगा, उसका लूज स्टेट वाला आएगा, उसका CO प्लस आएगा, उसका जो मेटल का प्लस है, मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो थोड़ा सा कम होगा बैक बॉन्डिंग, लेकिन बैक बॉन्डिंग होगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगा। इस कारण CO का फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो आपको इसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है कि लो है, उससे आप देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। अगला दोस्तों फैक्टर्स इफेक्टिंग। तो बैक बॉन्डिंग को फैक्टर इफेक्टिंग करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक बार आपको पता होना चाहिए, यदि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा। बैक बॉन्डिंग भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा। तो बैक बॉन्डिंग को फैक्टर्स कौन कौन के इफेक्ट करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन डोनर लगे हैं दोस्तों मेटल में तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। यदि मेटल में सिग्नल डोनर लगा है तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। यदि पाई डोनर लगे हैं मेटल में तो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा। यदि पाई एक्सेप्टर लगे हैं मेटल में तो क्या होगा दोस्तों, ये तब लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में क्या होगा, डिक्रीज करेगा और बैक बॉन्डिंग भी क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी दिया है, या इससे क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। आपको ये वाला ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन कौन से जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी होगा उतने ज़्यादा मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और बैक बॉन्डिंग भी कम होगा दोस्तों। चौथा तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है दोस्तों, 3D में ज़्यादा होता है, उसका 4D में, उसका 5D में। और लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में बैक बॉन्डिंग कम होता है और नंबर ऑफ CO जितना ज़्यादा होता है बैक बॉन्डिंग भी कम इंक्रीज करता है दोस्तों। तो ये वाला फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं मेटल नाइट्रोसिल। तो मेटल नाइट्रोसिल में क्या होता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। लीनर नाइट्रोसिल में फ्रीक्वेंसी होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन 3 होता है दोस्तों। टर्मिनल NO का फ्रीक्वेंसी होता है, ब्रिजिंग का ये होता है और फ्री का ये होता है दोस्तों, और NO प्लस का ये होता है। तो आपको ये वाला ये भी पता होना चाहिए। अगर देखते हैं आईआर बैंड्स ऑफ कार्बोनिल, तो ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1-2 बार आ चुका है, आपको ये को निकालने आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो साइमेट्री दिया है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर ऑफ आईआर बैंड्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्या दिए हैं, आईआर बैंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे चेक करना कैसे दोस्तों, एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ CO, नंबर ऑफ क्या है, कार्बोनिल है, नंबर ऑफ क्या है, कार्बोनिल है। तो यहाँ पे देखो CS होगा दोस्तों, जितने कार्बोनिल होंगे उतने ही आयर बैंड होंगे। C2 होंगे तो जितने कार्बोनिल होंगे उतने आयर बैंड होंगे। C3 होंगे तो N-1 होगा, मतलब जितने कार्बोनिल है उसे -1 कर देंगे तो आयरन बैंड निकल जाएगा। C4 में N-2 हो जाएगा। ऑक्टेट एकोसाइडर में 1 बैंड होगा। D4H में 1 बैंड, D3H में 2 बैंड हो जाएगा दोस्तों। आपको चेक करते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ऑक्टाहेड्रल में। देखो दोस्तों ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, इसका पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें एक ही बैंड प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल एकोसाइडल में एक ही बैंड प्राप्त होगा।
अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरे में क्या होगा, पॉइंट ग्रुप C4 भी है, तो यहाँ पे एयर बैंड 3 प्राप्त होंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, CO कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एयर बैंड कितना हो जाएगा, N-2। C4 में इस कारण N-2 होगा, तो 5 - 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। वैसे यहाँ पे D4H है, तो D4H में कितना होता है, 1 होता है। C2 में क्या होता है दोस्तों, N होता है, तो N क्या है, 1 2 3 4, 4 कलोरीन है, तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा, मतलब फिर एयर बैंड 4 हो जाएंगे। C3 में क्या होता है दोस्तों, N-1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 CO बैंड, 3 CO है, सॉरी 3 CO है, तो एक कम कर देंगे तो दो दो आ जाएगा एयर बैंड्स। वैसे C2 में क्या होगा, N होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो थ्री बैंड प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑक्टेटर में ऐसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों ऑक्टेटर, उसको भी देख सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या होता है दोस्तों, ओ माई टीचर केयर फॉर मी, तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो दोस्तों, ओ माई टीचर केयर फॉर मी। तो ओ मतलब क्या होता है ऑक्टेड्रल, और यहाँ पे एम मतलब क्या हो जाएगा, माई मतलब मोनो सब्सटीट्यूटेड। टीचर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रांस। केयर मतलब सीस। फॉर मतलब फेशियल। और मी मतलब मेरीडोनियल। तो यहाँ पे इसको आपको ये ट्रिक याद रखना है, उसको इसका नंबर याद रखना है 131423। आपको याद रखना है, ये वाला नंबर याद रखना है और ये वाला याद रखना है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, जिसको पॉइंट ग्रुप निकालने में तकलीफ होता है वो ये वाला ट्रिक याद रख सकते हैं। इससे भी आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आपको पूछा जाएगा फेशियल, तो आपको बता देना 2 रहेगा, एयर और मेरीडोनियल तो 3 रहेगा, तो आपको ऐसे चेक कर सकते हैं। या फिर ये वाला ट्रिक याद रखना है, या फिर पॉइंट ग्रुप वाला ये वाला आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है, तो उससे भी निकल जाएगा दोस्तों। वैसे यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल और उसका ऑक्टेटर को दिया दोस्तों, सेम वैसे निकाला। D3H में कहा हो जाएगा 2 हो जाएगा। C3 में कहा जाएगा N-1 हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे D3H में 1 हो जाएगा। CS है तो 3 हो जाएगा दोस्तों। CS यहाँ पे कितना होता है, N होता है। CS में क्या होता है, N होता है। यहाँ पे क्या होगा, CS में N, तो 1 2 3, 3 है तो 3 हो जाएगा दोस्तों। वैसे टेट्राहेड्रल में 1 हो जाएगा, और C3 भी है तो 3, यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स। मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स में आपको क्या पूछा जाता है, आपको इसका भी सेम वही पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ CC एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, जब भी बैक बॉन्डिंग होता है मेटल से एल्किन में, तो क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ बॉन्ड बनता है। और मेटल का जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, क्या होता है, मेटल जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहाँ पे CC का फ्रीक्वेंसी कम कम होता है, और मेटल कार्बन का फ्रीक्वेंसी का होता है जो तो हाई होता है। जब जैसे बॉन्ड बॉन्डिंग होगा, CC का फ्रीक्वेंसी कम करेगा और मेटल कार्बन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से। तो देखो बैक बॉन्डिंग किस पे, इस पे डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ भी मेटल कार्बन का कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बैक बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो कार्बन कार्बन का फ्रीक्वेंसी कम होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा जाएगा, इंक्रीज करेगा दोस्तों। अब देखो बैक बॉन्डिंग कब कब ज़्यादा होगा या कम कम होगा, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, देखते हैं। तो जब भी सब्सटीट्यूशन और मेटल क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सब्सटीट्यूटेड है तो बैक बॉन्ड इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। वैसे सब्सटीट्यूशन अगर और एल्किन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप होगा तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एल्किन में क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेशन काफ़ी होगा, इस कारण बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एल्किन में तो बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से मेटल सॉरी एल्कीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इस कारण यहाँ पे भर भर के बैक बॉन्डिंग होगा, और कहाँ पे वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी दोस्तों कार्बन कार्बन की। तो आपको ये वाले चारों पता होना चाहिए, कब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, कब बैक बॉन्डिंग कम होगा। आपको पता होना चाहिए बैक बॉन्डिंग होने से जो कि कार्बन कार्बन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, और मेटल कार्बन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एंड बॉन्ड लेंथ कम होती है दोस्तों। और बैक डोनेशन इंक्रीजेज विद बिलो पीरियड, मतलब ऊपर से नीचे आने पर बिलो पीरियड में बैक बॉन्डिंग कम ज़्यादा होती है दोस्तों। पीटी में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, पीडी में, उसका निकल में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोब ज़्यादा होता है, इसके पास भी, इस कारण ये आसानी से कर लेंगे, और इसमें कम होता है, इस कारण ये बैक बॉन्डिंग कम करेगा। तो आपको ये वाला ऑर्डर भी पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला देखते हैं फ्लक्सनल बिहेवियर। फ्लक्सनल बिहेवियर देखते हैं, तो फ्लक्सनल बिहेवियर में क्या होगा, तो यहाँ पे NMR का आपको सिग्नल पूछा जाता है, कितना सिग्नल आएगा कितना सिग्नल नहीं आएगा।
तो आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा आपका हाई टेम्परेचर में कितना आएगा, लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में हमेशा याद रखना है, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, फ्लक्सनल बिहेवियर दिखाएगा। तो हमेशा क्या होगा, हाई टेम्परेचर फ्लक्सनल बिहेवियर दिखाएगा। तो वहाँ पे एनएमआर सिग्नल क्या होंगे दोस्तों, बहुत कम प्राप्त होंगे, जो क्योंकि फ्लक्सनल बिहेवियर में हाइड्रोजन क्या होंगे, वो उनका इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो मेटल से लगा हुआ है उसका जो केमिकल शिफ्ट है 3.5 है, उससे जस्ट H2 वाले का कितना है 5.2 है, और H3 वाले का 5.9 है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया। वैसे दोस्तों अगर साइक्लोपेंटेनाइल अगर किसी मेटल से जुड़ा हुआ है, उसमें हाई टेम्परेचर में एक ही सिग्नल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा। मैं बताया था हाई टेम्परेचर फ्लक्सनल बिहेवियर शो करते हैं, तो पांचों हाइड्रोजन का सेम सिग्नल प्राप्त होगा। तो इसमें फ्लक्सनल कैसे होगा दोस्तों, मेटल यहाँ पे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर मेटल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे ये क्या होगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, तो इस कारण मेटल फ्लक्शन करेगा, इसमें आएगा, इस कारण पांचों हाइड्रोजन का सेम सिग्नल प्राप्त होगा। लो टेम्परेचर में क्या होगा दोस्तों, इसका एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल प्राप्त होगा, तो इस कारण 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। इस कारण इंटेंसिटी रेशियो 1:2 का हो जाएगा। वैसे अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हाई टेम्परेचर में तो फ्लक्सनल बिहेवियर के कारण 2 सिग्नल प्राप्त होगा, एक इसका और ये चारों फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 सिग्नल ही प्राप्त होगा। क्योंकि लो टेम्परेचर में 3 सिग्नल प्राप्त होंगे, इन दोनों का एक सिग्नल प्राप्त होगा, और इन दोनों का एक सिग्नल प्राप्त होगा, और इसका एक सिग्नल प्राप्त होगा। तो इसमें 1:2 का सिग्नल, मतलब इंटेंसिटी रेशियो में 3 सिग्नल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला आपको एग्जाम्पल करके जाना है। अगला फिर दोस्तों एग्जाम्पल, तो यहाँ पे टाइटेनियम को कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये इसमें हेप्टासिटी 5 है, इसमें भी हेप्टासिटी 5 है, इसमें हेप्टासिटी 1 है, इसमें भी हेप्टासिटी 1 है। तो लो टेम्परेचर में कितना सिग्नल देगा दोस्तों, 4 कौन कौन से देगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन का एक सिग्नल होगा, ये HB वालों का चारों का एक सिग्नल होगा, ये SC वालों का चारों का कितना होगा, एक सिग्नल होगा दोस्तों। तो 3 सिग्नल तो यही हो गए, और इन 10 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, सभी का इन्वायरमेंट सेम है, तो एक सिग्नल होगा। तो कुल मिलाकर 4 सिग्नल प्राप्त होंगे दोस्तों। 10 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, 4HB का 1 सिग्नल, 4SC का 1 सिग्नल, 2H का 1 सिग्नल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर में मॉडरेट टेम्परेचर में ओनली 2 सिग्नल प्राप्त होगा, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर में ओनली क्या, अगर NMR ओनली N5 N1 मतलब हेप्टासिटी 1 हेप्टासिटी 5 में ही डिफरेंस कर पाता है। इन पांचों में पांचों क्या होंगे, फ्लक्सनल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये पांचों हाइड्रोजन किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, फ्लक्सनल में। तो इन 10 का क्या हो जाएगा, इन 10 का एक सिग्नल प्राप्त होगा। और ये जो पांचों है किसमें रहेंगे हमेशा, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर में ये N1 में ही रहेंगे। इस कारण 2 सिग्नल प्राप्त होगा, एक N5 वाले का, एक N1 वाले का, मतलब ईटा 1 और ईटा 5 का, मतलब हेप्टासिटी 1 और हेप्टासिटी 5 का अलग अलग सिग्नल प्राप्त होगा। इस कारण 2 सिग्नल प्राप्त होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर दोस्तों, हाई टेम्परेचर क्या होगा, जो N5 वाले हैं वो भी N1 वाले किसमें फ्लक्सनल हो जाएंगे, N5 वाले में, और N5 वाले किसमें फ्लक्सनल हो जाएंगे, N1 वाले में। तो फ्लक्सनल शो करेंगे, तो सभी का क्या होगा, एक सिग्नल प्राप्त होगा। इस कारण 20 हाइड्रोजन का एक सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। तो इसमें लो टेम्परेचर में, तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला हेप्टासिटी 1 है, ये वाला हेप्टासिटी 5 है, तो इसमें पांचों तो एक सिग्नल देंगे। और इसमें का देखो तो लो टेम्परेचर में इसका एक, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो इसका 4 सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ इसका 3 और इसका 1, तो 4 सिग्नल प्राप्त होंगे। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ये हेप्टासिटी 1 है और हेप्टासिटी 5, तो मॉडरेट टेम्परेचर में ओनली इसका भी पता कर पाएगा। इसका 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, एक हेप्टासिटी 1 वाले का, हेप्टासिटी 5 वाले का, और ये पांचों किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फ्लक्सनल में। और हाई टेम्परेचर का होगा दोस्तों, कार्बोनिल का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और ये N1 किस में चेंज कर जाएगा दोस्तों, N5 में चेंज कर जाएगा, तो सेम हो जाएंगे दोनों, तो ओनली 1 सिग्नल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो डिसोसिएशन होगा, तो ये इस टाइप से N1 का किस में चेंज हो जाएगा, N5 में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं अगला एग्जांपल दोस्तों। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर चीज दिखाता है, इस कारण यहाँ पे लो टेम्परेचर में 2 सिग्नल हो जाएगा, हाई टेम्परेचर 1 सिग्नल। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे लो टेम्परेचर में क्या होगा दोस्तों, 3 सिग्नल प्राप्त होगा। कैसे आप देख सकते हैं,
ये अबो वाला कार्बोनिल का वन सिग्नल, सॉरी ये अबो वाला का कार्बन का वन सिग्नल और ये बिलो वाले को वन सिग्नल प्राप्त होगा, और यहाँ पे दोनों प्लेनर है तो इन छह को एक सिग्नल प्राप्त होगा। इस कारण 3 सिग्नल प्राप्त होंगे, इस कारण ये 3:3:6 में होगा। इस कारण 3 पॉइंट कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:1 में यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो में 3 सिग्नल दिखाएगा, और हाई टेम्परेचर फ्लक्स जनरल के कारण 1 सिग्नल दिखाएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे लो टेम्परेचर 4 सिग्नल को दिखाएंगे। कौन कौन से दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला एक सिग्नल, ये वाला एक सिग्नल, और ये वाला एक सिग्नल हो जाएगा, ये वाला दूसरा सिग्नल हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तीसरा सिग्नल, ये वाला चौथा सिग्नल। तो लो टेम्परेचर 4 सिग्नल और हाई टेम्परेचर 1 सिग्नल दिखाएगा, कि सभी फ्लक्शनल बिहेवियर में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इसमें भी देख सकते हो दोस्तों, लो टेम्परेचर में 3 और सिग्नल प्राप्त होंगे। देखो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला ये हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सिग्नल होगा लो टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर में दोस्तों 2 NMR सिग्नल होगा, क्योंकि ये पूरा फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे 2 सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों मेटलोसिन। तो मेटलोसिन में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको स्टेट याद रखना पड़ेगा ये वाला आपको। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली क्या होता है, डेल E2 ज़्यादा होता है डेल E1 से। तो यहाँ पे जो E2G और A1G के बीच एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है, जबकि A1G और E1G स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है जनरली के केस में। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, और पेयरिंग हो जाएगा दोस्तों। वैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, MnCp2 में एक्सेप्शन होता है, दोनों क्या होता है, एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। और जबकि अगर MnCp2 में CP स्टार हो, मतलब साइक्लोपेंटेनाइल में अगर सब्स्टिट्यूटेड हो, तो सेम वो पहले जैसे बिहेव करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सेप्शन है तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हो जाता है, और जनरली ये वाला शो करने लग जाता है। और MnCp स्टार में 2 क्या होता है, ये वाला तो होगा ही, मतलब डेल E2 इंक्रीज करेगा डेल E1 से, लेकिन E2G और E1G में क्रॉस दूसरे क्या करेंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस ईच अदर होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, A12 और E2G हो जाता है दोस्तों। और इसको भरते कैसे दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन जनरली वाला केस में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। जनरली वाला केस में यहाँ पे ऊपर ना जाकर यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा दोस्तों, जनरली वाला केस में इधर आ जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा भरेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर MnCp2 है तो उसमें केस में इस टाइप से 1 2 3 मतलब 4 वाला इधर आ जाएगा, 5 वाला इधर आ जाएगा, इस टाइप से भरते हैं दोस्तों। तो अगले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, तो उसमें देखो Cp2V में 2+ होता है, इस कारण यहाँ पे D3 होगा, तो D3 में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे दोस्तों, तो इसमें इस टाइप से भरेंगे 1 2 3, तो इस कारण यहाँ पे कितना अनप्लेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा अनप्लेन इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से सभी का अनप्लेन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें 2 हो जाता है, इसमें अनप्लेन इलेक्ट्रॉन 5, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। तो आपको इसको भरना आना चाहिए दोस्तों, इस टाइप से भरते हैं इसमें। और फेरोसिन के केस में क्या होता है, गैस में इक्लिप्स स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड में क्या होता है स्टैगर स्ट्रक्चर होता है, और सेम रुथेनियम और ऑक्सीजन के केस में सेम यही वाला दर्शाएगा। जबकि अदर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब गैस में क्या होगा स्टैगर्ड हो जाएगा, सॉलिड में इक्लिप्स हो जाएगा। अब देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ, तो मेटलोसिन में बॉन्ड लेंथ क्या होता है दोस्तों, जो बॉन्ड लेंथ होता है मेटल कार्बन का, उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 इसमें होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, उसका आपको ये वाला ऑर्डर पता होना चाहिए। इसमें कि उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। तो हमेशा आप यहाँ पे +2 में रहता है दोस्तों, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको परेशानी नहीं होगा। आपको याद रखना है हमेशा ऑक्सीजन स्टेट 2 आएगा, और यहाँ पे उसमें जिसके हिसाब से होगा, तो D3 है, D3 है, D6 है, सब इलेक्ट्रॉन भर देना है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों, फेरोसिन उसमें डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सब में पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों रिएक्शन इन मेटलेट। तो रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटलिक में पहले देखते हैं मेटलेट। फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों मेटलेट का, आपको यहाँ पे दिया रहेगा NaHg करके दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए। हमेशा रिडक्शन होगा NaHg के इसके में, तो यहाँ पे CO4 का रिडक्शन इस टाइप से होगा, और यहाँ पे आप वाला रिडक्शन आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। यदि एटिल रूल फॉलो करें दोस्तों, यहाँ पे 2Na लगेगा, और यहाँ पे डाइमर है तो यहाँ पे 2Na लगेगा, और बीच का यहाँ पे ऐसे बीच से यहाँ पे ऐसे कटिंग होगा, और यहाँ पे माइनस लगा देना दोनों में, यहाँ पे मेटलेट बन जाएगा। तो बेसिसिटी मेटलेट को तो किस पे डिपेंड करता है, यदि प्रिंसिपल क्वांटम इंक्रीज करता है तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा मेटलेट का, और यदि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा मेटलेट में तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं।
रिएक्शन कैसे करेंगे मेटल का, रिएक्शन एकदम इजी है। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या है, ये वाला नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है, इसको पॉजिटिव से जोड़ना है हमेशा। तो यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा, आई प्लस से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आई प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ पे एच प्लस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एच प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सी एच थ्री प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ पे सी एच थ्री प्लस, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आर ई और ये सी ओ फाइव का प्लस में है, बी आर माइनस में है, तो प्लस वाला यही आर ई सी ओ फाइव से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सी एल माइनस में है, तो एस सी एम ई थ्री प्लस वाले से जुड़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसे आपको जोड़ देना है, प्लस वाले को जोड़ना है और माइनस वाले को और नहीं जोड़ना है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं दोस्तों। ये डाइमर है तो क्या होगा, ये सब 20 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइमर देखिए, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ होता है, हम देखे थे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, हम देखे। तो यहाँ पे तो जब भी यहाँ पे मेटलेट बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, एक सी उसके पास चला जाएगा, एक सी उसके पास चला जाएगा, तो मेटलेट बन जाएगा ये वाला नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। उसके बाद सी एस थ्री, यदि आई जुड़ेगा दोस्तों तो ये वाला प्लस है, तो ये वाला जुड़ जाएगा इसमें, ये यहाँ पे देखो जुड़ गया है। और एच थ्रू प्लस के इसमें एच प्लस हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा, तो एच जुड़ जाएगा दोस्तों नेगेटिव में। तो इस टाइप को आपको जोड़ना है। देखते हो यहाँ पे डाइमर है दोस्तों, ये भी डाइमर है, तो एन एच दिया, तो क्या होगा, पहले तो टूटेगा यहाँ पे। इस टाइप से यहाँ पे भी सेम ऐसी यहाँ पे डाइमर है, उसका बीच में कट होगा तो नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स जोड़ोगे तो यहाँ पे बी आर माइनस है, ये वाला यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेल काटेगा तो सी ओ को डिसोसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, N1 से यहाँ पे मतलब हेप्टासिटी 3 में चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से रिएक्शन होगा। अगला देखते हैं दोस्तों मेटल हाइड्रेट। तो मेटल हाइड्रेट में क्या होता है, मेटल हाइड्रेट में मोर नेगेटिव केमिकल शिफ्ट होगा। मेटल जो एक अगर सिंगल मेटल से जुड़ा है, ज़्यादा नेगेटिव उसी केमिकल शिफ्ट होगा। यदि 2 मेटल से जुड़ा है तो उससे कम होगा, और 3 मेटल से जुड़ा तो कम होगा केमिकल शिफ्ट। तो मतलब जितने ज़्यादा मेटल से जुड़ेगा उतना उसका क्या होगा, नेगेटिव केमिकल शिफ्ट कम होगा। देखते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ पे सेम वैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे H2S जोड़ेंगे तो यहाँ पे एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, सेम यहाँ पे बन जाएगा मेटल हाइड्राइड। वैसे यहाँ पे दोस्तों कट हो जाएगा, एक कार्बोनिल इसके पास, एक कार्बोनिल इसके पास, और यहाँ पे एच लगा देंगे तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। मेटलेट में अगर H3 प्लस जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनता है। और मेटल कार्बोनिल हाइड्रेट बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मेटल हाइड्रेट का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं। अब दोस्तों मेटल कार्बोनिल हाइलाइट कॉम्प्लेक्स। मेटल हाइलाइट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स भी सेम वैसे बनाना है। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे बीच से कट कर रहे हैं, एक ऐसी इससे जुड़ेगा, एक एक्स इससे जुड़ेगा। यहाँ पे भी 2 डाइमर है तो एक एक्स यहाँ पे हाफ कर देना है इसको, एक एक्स इससे जुड़ेगा, एक एक्स उससे जुड़ेगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। सेम इसमें भी डाइमर है तो यहाँ पे भी कट होगा दोस्तों, तो हाफ हो जाएगा आर ई और CO5 में, और एक्स जुड़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये वाला रिएक्शन देख सकते हैं, ये वाला PIQ है, ये आज को एग्जाम में। तो पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे SN1, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, इस कारण इसमें पहले SN1 होगा, तो यहाँ पे CO क्या करेगा, CO हटेगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो 2 कॉम्प्लेक्स लेंगे इस सेम। तो यहाँ पे एक्स इधर लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर यहाँ पे एक्स इधर खाली साइड में लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इससे ये वाला डायमर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें एक भी मेटल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे निक्लोफाइल अटैक करेगा, तो निक्लोफाइल स्टेप से अटैक करेगा। यहाँ पे निक्लोफाइल एक में अटैक करेगा, तो यहाँ पे एक एक्स इधर जाएगा, एक एक्स इधर जाएगा, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दोस्तों। अगला रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स करते हैं मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, डाइमर बनता है दोस्तों। ये वाला पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें क्या होगा, एच के बीच एकोस्टिक इंट्रॉक्शन है, तो यहाँ पे डेल में क्या करेगा, CO इधर हटेगा, CO डिसोसिएट होगा और एच यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो एच जुड़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे इसका डाइमर हो जाएगा, इसका क्या बनेगा दोस्तों, डाइमर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच हट जाएगा, -H2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्स करेंगे दोस्तों, सेम ऐसी एकोस्टिक इंट्रैक्शन होगा, CO हटेगा और उसके बाद मेटल हाइड्रेट बनेगा। उसको हीट करने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और उसके बाद ये वाला यहाँ पे डाइमर बन जाएगा दोस्तों। तो इसमें भी एक भी CO नहीं होते हैं, जबकि इसमें 2 CO इसमें ब्रिजिंग में होते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों रिएक्शन इन ओमेमसी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैक्सिमम टाइम इसी से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन से, ऑर्गेनोमेट्रिक रिएक्शन से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। देखते हैं दोस्तों SN1 रिएक्शन कब होगा, जब इसको डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर 80 इलेक्ट्रॉन रोल है तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें एक भी साइड खाली नहीं होना चाहिए। और लिगेंड क्या होते हैं, नॉन फ्लक्शन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, SN1 होगा। SN2 कब होगा दोस्तों, दो केस में SN2 होगा। ये एसोसिएटिव, इसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो इसमें यदि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, साथ में फ्लक्सनल इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड होगा। 80 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा और फ्लक्सनल लिगेंड होगा तो क्या होगा दोस्तों, SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। क्योंकि ये जो लिगेंड है, इंडेनाइल एंड फ्लोरोनाइल एंड लीनियर एनो क्या करते हैं, ये फ्लक्सनल बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेंगे। फ्लक्सनल बिहेवियर शो करने के कारण इसमें SN2 में एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर SN2 है और 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर या फिर स्क्वायर प्लेनर में यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगा दोस्तों। और रेट क्या होता है दोस्तों, SN2 को ज़्यादा होता है SN1 से, रेट है आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कैसा होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे एथिल इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, यहाँ पे और कोई फ्लक्सनल लिगेंड नहीं है, तो क्या करेगा, SN1 फॉलो करेगा। तो यहाँ पे PR3 क्या होगा, एक सी हॉट के उसमें PR3 लग जाएगा। तो पहले क्या होगा, इसमें SN1 केस में CO का डिसोसिएशन होगा, फिर साइड खाली होगा, उसके उसमें आएगा PR3। सेम इसमें देखो दोस्तों, एथिल इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, फ्लक्सनल लिगेंड नहीं है, इस कारण इसमें भी पहले क्या होगा, CO का डिसोसिएशन होगा, उसके बाद यहाँ पे PM3 जुड़ जाएगा। सेम इसमें भी एथिल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी SN1 होगा। तो इन सभी में क्या होगा दोस्तों, SN1 होगा। और जो रिएक्शन है किसमें, रिएक्शन का रेट किसमें डिपेंड करेगा, ओनली रिएक्टेंट में डिपेंड करेगा। अगला देखते दोस्तों SN2 केस में किस टाइप से SN2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, तो यहाँ पे ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। क्योंकि लीनियर में कितना दोस्तों, लीनियर में 3 यूनिट करते हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये इस पे फ्लक्सनल बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, यह लीनियर से बेंट में चेंज हो जाएगा। बेंट में चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल हो जाएगा, यहाँ पे एक साइड खाली हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें PM3 जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद CO का डिसोसिएशन होगा और जो कि बेंट होगा NO, वो फिर से लीनियर में चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से रिएक्शन कुछ होता है फ्लक्सनल वाले केस में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है दोस्तों। और यहाँ पे दूसरे दोस्तों इंडियन केस में, इंडियन में क्या होता है, सेम ऐसे होता है दोस्तों। ये वाला पाँच इसमें हेप्रासिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 है, तो उसमें कितने में चेंज हो जाएगा, N3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन को फिर CO का यहाँ पे PM3 जुड़ने के बाद CO को डिसोसिएशन होने जाएगा, ये जो N3 का है वो फिर से चेंज हो जाएगा N5 में। तो यहाँ पे इस टाइप से रिएक्शन होता है दोस्तों SN2 के केस में और फ्लक्सनल बिहेवियर के केस में। अब देखते हैं दोस्तों हेप्टिसिटी इंक्रीजिंग रिएक्शन। तो हेप्टिसिटी इंक्रीजिंग रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, जब भी ये वाला आपको ये वाला आपको रिएजेंट दिखे, ये होता है हाइड्राइड एक्सट्रैक्टर। और ये इसमें क्या होता है, हेप्टिसिटी इंक्रीजिंग होता है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे एक रिएक्शन से हेप्टिसिटी यहाँ पे कितना दोस्तों, हेप्टिसिटी है 6। तो यहाँ पे हाइड्राइड एक्सेप्टर होने से हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो गया। हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो गया है। यहाँ पे हेप्टिसिटी कितना दोस्तों, 4 है। यहाँ पे भी हेप्टिसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हेप्टिसिटी दोस्तों, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 7 हो गया हेप्टिसिटी हाइड्राइड एक्सेप्टर होने से। सॉरी, यहाँ पे हाइड्राइड एक्सेप्टर नहीं है, यहाँ पे H+ जुड़ेगा तो H2 यहाँ पे -H2 हो जाएगा। इस कारण यहाँ पे हेप्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे देखते हो दोस्तों, तो कार्बोनिल होता है, तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन दिखाएगा। जो ब्रिजिंग कार्बोनिल को जो होता है उसमें जो बिहेवियर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर करेगा, और इसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे उड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल से। तो यहाँ पे देखो तो दोस्तों Me- न्यूक्लियोफाइल क्या है, Me- तो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दोस्तों। वैसे यहाँ पे अगर ब्रिजिंग में है तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर करेगा। और यहाँ पे टू इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। अब ड्रैगोस मिंगोस रूल देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए ड्रैगोस मिंगोस रूल। तो जो इवन हेप्टिसिटी होता है दोस्तों, रिएक्ट बिफोर ऑड हेप्टिसिटी, मतलब इवन हेप्टिसिटी पहले रिएक्ट करेगा ऑड हेप्टिसिटी से।
और ओपन लिगेंड पिक्ड अप बिफोर क्लोज, मतलब E1 पहले तो चेक करना है E1 और उसके बाद यहाँ पे ओपन क्लोज। तो पहले आपको ये वाला डोमिनेंट होता है दोस्तों, पहला यही वाला डोमिनेंट होता है। पहले तो आपको चेक करना है E1 है तो E1 वाला ही अटैक करेगा। उसके बाद आपको चेक करना है दो, अगर E1 होगा तो आपको चेक करना है ओपन है क्या, ओपन जो ओपन वाला रहेगा वो पहले करेगा क्लोज। ये वाला ऑर्डर आप देख सकते हो दोस्तों। तो E1 है, ये भी E1 है, ये भी E1 है, और उसके बाद ये देखो E1 है दोस्तों लेकिन क्लोज है, ये भी E1 है लेकिन क्लोज है। अब देखो तो ये ऑड है, ये ऑड क्लोज है, और ऑड ये भी क्लोज है। तो इस टाइप से ये ऑर्डर फॉलो होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए E1 पहले रिएक्ट करते हैं ऑड से, और ओपन पहले रिएक्ट करते हैं क्लोज से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला E1 है और ये वाला भी E1 है, लेकिन ये क्या है, अब दोनों E1 हो गए तो इसमें ये होगा, ये ओपन इस कारण यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऑड है लेकिन ओपन है, और ये E1 है लेकिन क्लोज्ड है। और मैंने क्या बताया था दोस्तों, पहला यही डोमिनेट करेगा। तो पहले आपको चेक करना है E1 कौन सा है। तो E1 वाला ये वाला है, तो E1 वाला और अदर नहीं है, तो यहीं पे अटैक होगा दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पहले वाला ही डोमिनेट करेगा, E1 वाला ही पहले देखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, तो यहाँ पे ओपन में अटैक करेगा, ओपन में अटैक कर लिया। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला लाइन पढ़ लेता हूँ। जो ओपन पॉलीविन होता है दोस्तों ऑड हेप्टेसिटी में, तो पहले देखो ओपन पॉलीविन इवन हेप्टेसिटी में क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनल अटैक करेगा दोस्तों, ऑलवेज टर्मिनल अटैक। यहाँ पे भी टर्मिनल अटैक करेगा, यहाँ पे तो ओपन है, जब भी ओपन पॉलीविन रहेगा तो टर्मिनल अटैक करेगा इवन हेप्टेसिटी में। लेकिन ऑड हेप्टेसिटी में क्या होगा दोस्तों, यदि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, यूजुअली टर्मिनल अटैक होगा, कब होगा, इफ लिगेंड है मेटल में इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड होंगे तो उसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनल अटैक होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो वहाँ पे टर्मिनल अटैक ही होगा दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल अटैक नहीं होगा, मिड में अटैक होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल अटैक, नॉन टर्मिनल अटैक होगा। वहीं यहाँ पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पे टर्मिनल अटैक हुआ है दोस्तों। यहाँ पे टर्मिनल अटैक हुआ है। ये वाला एग्जांपल टर्मिनल अटैक का है, और ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी मिंगो टूल का फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया था दोस्तों, ये वाला आपको ये वाला पता होना चाहिए ऑर्डर, इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपको पहले आपको याद रखना है E1 पहले रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको अगर E1 ऑड में अगर E1 होंगे तो उसमें ओपन वाला पहले अटैक करेगा दोस्तों। अगला फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिल में क्या होता है, हमेशा ऑलवेज प्रीफर करेगा, सीस प्रीफर करेगा दोस्तों, सीस होगा और CO का डिसोसिएशन होगा, और जो कि COR का जो R है वहाँ पे CO के स्थान में लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे CO का डिसोसिएशन होगा, तो ये वाला M ही है, ये वाला क्या है दोस्तों, ये COR, ये वाला लगने वाला है। तो इसके जो सीस में है, इसके सीस में ये वाला है, इसके सीस में ये वाला है, इसके सीस में ये वाला है, इसके इसमें ये वाला, तो चारों का डिसोसिएशन हो सकता है दोस्तों। इसका डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांस में है, तो सीस हमेशा कार्बोनिल का डिसोसिएशन सीस में होगा, तो ये वाला डिसोसिएशन हो सकता है दोस्तों कार्बोनिल। तो पहला यदि ये वाला डिसोसिएशन होगा, मतलब ये वाला डिसोसिएशन होगा, तो क्या करेगा, ये वाला डिसोसिएशन होगा तो उसके स्थान पे M ही आ जाएगा यहाँ से दोस्तों। और यहाँ पे अगर ये वाला दूसरे अगर ये वाला डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे M ही उसकी जगह आ जाएगा। यदि ये वाला डिसोसिएशन हो जाएगा तो M ही वाला इसकी जगह में आ जाएगा, और ये वाला डिसोसिएशन होगा तो M ही उसकी जगह में आ जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों के केस में देखो दोस्तों, इन दोनों के केस में जो CO यहाँ पे इसको अगर अलग से लिए हैं, मतलब 13 का, तो यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे सीस में है, और इसके भी यहाँ पे सीस में है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ट्रांस में है। तो देखो जो सीस वाला कितना बनेगा 50%, और ये वाला 25% बनेगा, जिसमें एक भी C13 नहीं है, और ये वाला ट्रांस वाला बनेगा, तो उसमें इंटेंसिटी 1:1 हो जाएगा। तो इस एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है डीकार्बोक्सिलेशन। अगला देखते हैं दोस्तों कार्बिन। तो कार्बिन का होता है दो टाइप का होता है, फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन। तो फिशर कार्बिन हमेशा दोस्तों एथिल इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, लेकिन श्रॉक कार्बिन एथिल इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई एकदम नेसेसरी नहीं है।
और फिशर फिशर कार्बन का होता है दोस्तों, बेंट होते हैं और सिंगलेट होते हैं और लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ट्रिपलेट होगा और यहाँ पे स्टेबल होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। और यहाँ पे एक्स वाई क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई मिनिमम वन है, मतलब दोनों में से कोई एक तो क्या होगा, हेट्रो एटम होगा दोस्तों, हेट्रो एटम होगा। यहाँ पे ओ आर हो सकता है, NH3 हो सकता है, CL बी आर, तो दोनों में से एक तो हेट्रो एटम होगा ही। तो इसमें किसमें, फिशर में। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें एल्काइल ग्रुप होंगे, H होंगे, इसमें कोई भी हेट्रो एटम नहीं होगा। तो इसमें किसमें, सरोक कार्बन में। तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मेटल कार्बन के बीच में आपको डी पाई पी पाई इंटरेक्शन होता है इसमें भी। और मेटल और हेट्रोएटम के बीच में पी पाई सॉरी कार्बन और हेट्रोएटम के बीच में पी पाई इंटरेक्शन होता है। अब देखते हैं दोस्तों फिशर कार्बन में कुछ और देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड इसमें मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मेटल तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो 1 और 2 के बीच में होता है, जबकि सरोक कार्बन हमेशा 2 ही, इसमें कोई भी इसमें ऐसे इस टाइप से अरेंजमेंट नहीं होता, इस कारण से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा। लिगेंड जो कि फिशर कार्बन में जो लिगेंड होते हैं तो अदर लिगेंड, वो पाइक्सेप्टर लिगेंड होते हैं किसमें, फिशर में, जबकि इसमें क्या होता है, नॉन पाइक्सेप्टर या सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं सरोक कार्बन में। इसमें जो कार्बन कार्बन होता है दोस्तों अटैच होता है पाई डोनर लिगेंड से, और जबकि इसमें क्या होता है, सिग्मा डोनर से अटैच होता है। हाइब्रिडेशन होता है इसमें दोस्तों, कार्बन का sp2 उसमें होता है sp। और यहाँ पे दोस्तों मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कम होता है, कि इसमें मेटल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाई होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं इसमें, सॉरी इसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। और इसमें सरोक कार्बन में इलेक्ट्रॉन रिच होता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं। और इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे रोटेशनल बैरियर लो होता है, तो यहाँ पे थर्मल अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे रोटेशनल बैरियर क्या होता है, हाई होता है, इस कारण यहाँ पे थर्मल स्टेबल होगा दोस्तों। और मेटल में मैक्सिमम टाइम टाइटेनियम और टैंटेलियम इसमें होता है दोस्तों सरोक कार्बन में। अब फॉर्मेशन ऑफ फिशर कार्बन निकले तो दोस्तों इस टाइप से होता है। तो उसमें अगर R+ इसमें अटैक करेगा, तो यहाँ पे R+ इस टाइप से अटैक करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे R लग जाएगा और यहाँ पे इस टाइप लग जाएगा। उसका इसमें मेटल मेथिन डोनेटर, मतलब मेथिल डोनेट करने वाले यहाँ पे लिगेंड या फिर रिजेंट इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे R की जगह, यहाँ पे सॉरी लिथियम की जगह क्या आ जाएगा, मिथिल आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका फिशर कार्बन। फिशर कार्बन का रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, फिशर कार्बन के रिएक्शन में क्या होता है, तो ये वाला फिशर कार्बन है, तो इसमें अगर RMgBr लगा हो तो अब कुछ नहीं होगा, OM की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, इसमें R सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और इसमें NH2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, CN सब्सटीट्यूट हो जाएगा दोस्तों। जो नेगेटिव वाला होता है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा OMe के केस में। अब OMe की जगह नेगेटिव वाला जो है सब्सटीट्यूट हो जाएगा। और ये जो फिशर कार्बन होता है दोस्तों, उसमें BX3 BCl3 BF3 BI3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इस टाइप से कार्बाइन बनता है। कार्बाइन, इसको बोलते हैं कार्बाइन दोस्तों, क्या बोलते हैं, कार्बाइन। इस टाइप से कार्बाइन बनता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ सरोक कार्बन। सरोक कार्बन क्या होता है दोस्तों, इस टाइप से यदि हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे H यहाँ से H लेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ वाला ऐसा सरोक कार्बन बनता है। और यहाँ पे हाइड्रेट एक्सेप्टर से भी बनता है दोस्तों। इस टाइप से लिथियम 2 यहाँ पे पहले यहाँ पे Cl की जगह अटैक करेगा, दोनों Cl की जगह, उसका बनने से यहाँ पे हाइड्रेट क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्टन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला सरोक कार्बन बनता है। अगर लगता है रिएक्शन ऑफ सरोक कार्बन, तो रिएक्शन ऑफ सरोक कार्बन रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये वाला प्लस में टूटता है और माइनस टूटता है, तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे CH2 में लगेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रिएक्शन आप भी देख सकते हैं, अल्फा स्ट्रक्चर करने से सरोक कार्बन में यदि अल्फा स्ट्रक्चर करेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जिस कारण क्या होगा, सरोक कार्बन बनेगा। अगर लगता है तेबेस रीजन, तो तेबेस रीजन का फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद रखना है इससे, और हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है। तेबेस रीजन क्या होता है दोस्तों, यह जनरली ईस्टर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ईस्टर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसमें यदि तेबेस रीजन एक्सिस में है तो दोनों को रिड्यूस करेगा दोस्तों, तो इन सबको रिड्यूस कर देता है
और मेनली ये स्टर को और एमाइड को रिड्यूस करेगा यदि सिलेक्टिविटी की बेस में होगा। तो इसमें एक ही कम मात्रा मिली है, एक ही मिली है, एक रीजन से 1 के केस मिली है तो ओनली स्टर को करेगा और एक्सेस में को तो दोनों को कर देगा। तो ये वाला कुछ और रिएक्शन लिए गए इसमें भी कीटोन को कर रहे हैं दोस्तों। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी मेटल होता है जिसमें क्या होता है अनसैचुरेटेड साइड होते हैं, तो उसमें एक्स वाई यहाँ पे कोई भी लिगेंड अटैक करता है तो क्या होता है दोस्तों, उनमें उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंक्रीज होता है, ये वाला और ये वाला, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये कौन से कॉम्प्लेक्स को करता है दोस्तों, जनरली 16 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को करते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन साइड होना चाहिए, मेटल सूट भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो भी क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। और ऑक्सीडेटिव एडिशन को कौन कौन फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे मेटल में तो मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, रेट भी क्या होगा इंक्रीज करेगा दोस्तों। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो रेट डिक्रीज करेगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। स्टेरिक करोंडेन जितना ज़्यादा होगा दोस्तों मेटल में उतने ज़्यादा रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर स्टेरिक करोंडिंग इसमें होगा तो ये इसको आने ही नहीं देंगे, तो इस कारण क्या होगा, रेट कम हो जाएगा दोस्तों। यदि चार्ज ऑन मेटल देखो तो चार्ज ऑन मेटल जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाएगा और यहाँ पे रेट भी कम होते जाएगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होगा, इनकी जैसे इंक्रीज करेगा रेट भी क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। ये वाला ऑर्डर पता होना चाहिए। और पीरियड में जाने से क्या होगा दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा मेटल में और रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको ये वाला भी ऑर्डर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि एक्स वाई है दोस्तों, यदि अनहिंडर्ड रहेगा तो रेट इंक्रीज करेगा और हिंडर्ड रहेगा तो रेट डिक्रीज करेगा। इसमें देखो दोस्तों अनहिंडर्ड है तो रेट इंक्रीज करेगा, थोड़ा हिंडर्ड है इसमें रेट, तो इसमें रेट थोड़ा कम होगा दोस्तों। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर में ज़्यादा होगा, उसका बाद आरबीआई में और आरसीएल में, ये वाला भी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों, एक तो सीस वाला होता है, एक तो ट्रांस होता है, एक तो इंटैक्ट मैकेनिज्म सीधे सीधा होता है। यदि तो रेडिकल, इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें SN2 होता है दोस्तों ट्रांस वाले में। तो ये कब होगा दोस्तों, इस सीस वाला फॉर्म कब होगा दोस्तों, तब भी ये वाला जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा है, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड है इन वाले एग्जाम्पल में, तो क्या होगा इसमें सीस बनेगा। और जिसमें पोलर बॉन्ड है तो इस वाले केस में क्या होगा दोस्तों, इस वाले केस में ट्रांस बनेगा दोस्तों। और इंटैक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप से डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें इंटैक्ट मैकेनिज्म होता है और स्टेप से फॉर्म होता है। तो इसमें सीस और ट्रांस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो तो ये भी एक आप पोलर है, ये पोलर है और ये भी पोलर है, तो यहाँ पर कहाँ पर ट्रांस में लगा दोस्तों, ट्रांस में यहाँ पे लग जाएगा। और वैसे यहाँ पे दोस्तों नॉन पोलर है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सीस में लगेगा, यहाँ पे सीस में लगा है दोस्तों, देखो सीस में लग जाएगा, सीस में लगा है तो आपको यह पता होना चाहिए। ये जब भी नॉन पोलर होगा तो सीस में लगेगा और पोलर होगा तो ट्रांस में लगेगा। अगला देखते हैं दोस्तों रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन कौन सा करता है, आपको ये वाला जो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको पता चल पाएगा कि रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया या फिर ऑक्सीडेशन हो गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता होगा तो रिडक्टिव एलिमिनेशन दर्शाएगा। मेटल शुड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जनरली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स को रिडक्टिव एलिमिनेशन दिखाएगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑलवेज सीस हो जाएगा, सीस हो रहेगा दोस्तों। और आयनिक लिगेंड सोर्स रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो आयनिक लिगेंड ही रिडक्टिव एलिमिनेशन दर्शाएंगे। और इन रिडक्टिव एलिमिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज 2, ये एकदम अपोजिट होता है दोस्तों ऑक्सीडेटिव एडिशन का, एकदम अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन एडिशन का। यहाँ पे देखो तो देख सकते हैं आप, ये वाला एग्जांपल दोस्तों, ये वाला आई और ये वाला क्या है, एक दूसरे के सीस में है और ये दोनों ही क्या है नेगेटिव लिगेंड है, इस कारण क्या कर दोनों रिडक्टिव एलिमिनेशन दर्शा रहे हैं दोस्तों। तो ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो कितना होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा +3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव कितना हो जाएगा +3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, तो नेगेटिव का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे CO एक्स्ट्रा लगा, यहाँ पे I लगा दिया, यहाँ पे आएगा CO आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा CO आएगा, यहाँ पे लगाएंगे CO तो यहाँ पे CO हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, क्योंकि ये वाला निकल रहा है तो यहाँ पे वाला CO एक बचेगा और 2 I बचेंगे और 2 CO बचेंगे, तो ये वाला रहेगा दोस्तों। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इस कारण यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट +3 रहेगा दोस्तों। तो इस टाइप से वहाँ पे कराना है तो हमेशा रिडक्टिव एलिमिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन रेट डिक्रीज 2 करते हैं दोस्तों।
सेम इसके अगर इधर जाएंगे दोस्तों अपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव, इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेडक्टिव एलिमिनेशन। तो रेडक्टिव एलिमिनेशन का रेट देखो, तो रेट क्या होता है दोस्तों, सी एच अगर रेडक्टिव एलिमिनेशन भाग ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा होगा रेट, उसका एच एच में, उसका सी सी में, और लास्ट में क्या होगा सी एक्स में होगा दोस्तों। और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज करेगा, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होगा रेड मेटल उतने उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और रेडक्टिव एलिमिनेशन आसानी से होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन रेडक्टिव एलिमिनेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेट इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप क्या करेंगे, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, इस कारण क्या होगा उसमें भी रेट इंक्रीज करेगा। स्टेरिक क्राउडिंग जितना ज़्यादा होगा दोस्तों रेडक्टिव एलिमिनेशन उतना आसानी से होगा। और अब देखो दोस्तों इन दोनों एग्जांपल में दिए गए हैं, तो इसमें कौन यहाँ पे थीटा क्या है, कम है, इसमें कौन एंगल कम है, उसमें कौन एंगल ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा दोस्तों उसमें क्राउडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा उसमें क्राउडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, और क्राउडिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट होगा, तो इसमें ज़्यादा रेट हो जाएगा, तो बी में ज़्यादा रेट हो जाएगा। तो कौन एंगल जितना ज़्यादा होगा रेट भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है दोस्तों, मेटल साइन इंक्रीज करता है, क्राउडिंग कम होता है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन भी कम होता है दोस्तों। साइक्लोमेटलेशन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से अगर कॉम्प्लेक्स में साइक्लोमेटलेशन होता है तो इसमें क्या होता है, पहले तो इसमें एच और आई आर क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन है। इसमें क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। पहले तो आपको यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन रूल होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तभी एगोस्टिक इंटरेक्शन दिखाएगा। इस टाइप से यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एच और ये जुड़ जाएंगे सीस में। वैसे यहाँ पे दोस्तों देखो पहले एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे सी एच थ्री और एच क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी एच थ्री और एच क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन में भाग ले रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है। देखते हैं दोस्तों 1-1 माइग्रेटरी रिसर्शन, यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन, या फिर इसको बोलेंगे माइग्रेटरी 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन। तो इस टाइप से क्या होता है दोस्तों, हमेशा सीस में ही होता है। पहले तो आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए, मेटल अटैच सिग्मा डोनर सीस टू कार्बोनिल, तो तभी वो फॉलो करेगा। मेटल शुड भी क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसमें माइग्रेशन होगा। रेट क्या होता है दोस्तों, मेटल में ही डिपेंड, ओनली मेटल डिपेंड करता है, नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन चेंज नहीं करता है। और यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल फेवर्ड मैग्नेटिक इंसर्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उसमें फेवर्ड होगा। और यदि दो एल्किल ग्रुप है तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो एल्किल ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा, जो उसमें इलेक्ट्रॉन रिच वाला लिगेंड माइग्रेट कर। तो माइग्रेशन कैसे होता है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आर क्या है दोस्तों, सीस में आर क्या है, सीस में सीओ के, तो यहाँ पे सीओ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर और सी के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, उसमें एक साइड खाली हो जाएगा दोस्तों मेटल में। तो 18 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इसमें चेंज नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आर इस टाइप से कोई भी हो सकता है दोस्तों। अब इफ माइग्रेटरी इस कायरल, तो अगर माइग्रेटरी लिगेंड इस टाइप से अगर यहाँ पे कायरल होगा दोस्तों, माइग्रेटरी लिगेंड यहाँ पे कोई भी कायरल, तो कार्बन यहाँ पे आर लगा है, यहाँ पे ओ एच लगा है, यहाँ पे कुछ और C2, यहाँ पे C2H5 लगा है, यहाँ पे Me लगा है। तो जिस फॉर्म में यह रहेगा दोस्तों उसी स्टीरो में वहाँ पे माइग्रेट करेगा, उसी स्टीरो में सेम, यहाँ पे लिखा है सेम माइग्रेशन नॉट चेंज, स्टीरो नॉट चेंज, मतलब सेम स्टीरो में माइग्रेट करेगा। ये वाला एग्जांपल है दोस्तों, इसमें 1-1 यहाँ पे 18 रूल फॉलो कर रहा है, तो इसमें 1-1 इंसर्शन होगा। तो 1-1 इंसर्शन यहाँ पे आप देखो CO का यहाँ पे इंसर्ट होगा, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 वहाँ पे लग जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे साइड खाली हो जाएगा दोस्तों। 16 रूल होगा तो यहाँ पे CO स्टार यहाँ पे लग जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, और PR यहाँ पे PR3 लगेगा, इसकी जगह ये वाला बन जाएगा दोस्तों। इस टाइप से कुछ रिएक्शन होता है मैग्नेटिक इंसर्शन में। अब 1-2 इंसर्शन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए 1-2 इंसर्शन के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल नॉट भी चेंज, ऑक्सीडेशन ऑफ इसमें भी चेंज नहीं करता है। और एल्कीन MR में इंसर्ट करेगा, MH में इंसर्ट नहीं करेगा दोस्तों। इंसर्शन मोर फेवर्ड देन MH। लेविस एसिड सच एज ALC इंक्रीज द रेट ऑफ इरेक्शन, तो इंसर्शन रिएक्शन का ALC जो लेविस एसिड होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट को। सीस टू इच अदर होने चाहिए दोस्तों, दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सीस होना चाहिए। और इन 1-2 इंसर्शन, इसमें क्या है इंसर्शन है दोस्तों, इंसर्शन ऐसे आएगा। तो N2 से क्या होता है दोस्तों, हेप्रेसिटी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक्शन है, यहाँ पे R इंसर्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बस यहाँ पे एग्जाम्पल और दिए हैं दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या करेगा, H यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों H ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे हिप्रासिटी 2 से 1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे CO यहाँ पे CO को लग जाएगा, तो यहाँ पे वैकेंट साइड में CO आ जाएगा दोस्तों, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगा। अब फिर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन, तो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वुड बी 16 इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स वुड बी अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन टाइम, उसमें क्या होना चाहिए, खाली साइड होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाए, तभी क्या बीटा हाइड्रोजन होगा, बस बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा। बीटा हाइड्रोजन मस्ट भी क्या होना चाहिए, शीश टू मेटल होना चाहिए। अदर लिगेंड अटैच टू मेटल, मतलब जो अदर लिगेंड यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो अदर लिगेंड अटैच टू मेटल, रेट ऑफ रिएक्शन इन, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों लेस बल्कि, अदर अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसको, अदर लिगेंड यदि लेस बल्कि है, यहाँ पे लेस बल्कि मतलब लेस बल्कि है, तो क्या होगा दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा दोस्तों। यदि लेस बल्कि होगा अदर लिगेंड, यदि अदर लिगेंड क्या होगा, लेस बल्कि होगा, तो रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डज नॉट चेंज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल क्या होता है दोस्तों, चेंज नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल चेंज नहीं करेगा इसमें भी। ये वाला रिएक्शन देख सकते हैं दोस्तों आपको, यहाँ पे तो H यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटेक्ट कर रहा है, तो 1 2 इंसर्शन हो जाएगा। तो सॉरी बीटा हाइड्रेट, इसको देखो, तो इसको ये वाला पोजीशन अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, तो बीटा में H है, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन होता है, तो H यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे इसका कैपेसिटी 1 से 2 हो जाएगा दोस्तों। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, 1 2 इंसर्शन होता है दोस्तों। बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या है, 1 2 इंसर्शन होता है, तो इस टाइप से रिएक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है यहाँ पे। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी देखते हो 3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है। और देखते हैं दोस्तों बीटा हाइड्रेट एमिशन कब पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे देखो, तो जब भी देखो सीस होना चाहिए, बीटा हाइड्रेट एमिशन क्या होना चाहिए, एक दूसरे का सीस होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, ट्रांस से पॉसिबल होता है, यहाँ पे ट्रांस है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखो बीटा हाइड्रेट एमिशन एलिमेंट का डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका ब्रिज हेड में बढ़ रहा है, ब्रिज हेड में यहाँ पे अनस्टेबल होता है, इस कारण यहाँ पे भी बीटा हाइड्रेट एमिशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो तो ट्रांस में इस कारण यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जब भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा उसमें भी बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, ओनली 60 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, जिसमें क्या होगा, खाली साइड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड साइड। अब एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन का, तो जो कॉम्प्लेक्स बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन शो करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल, जो थर्मली अनस्टेबल होंगे दोस्तों। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों, उतने ज़्यादा थर्मली स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, मतलब जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज़्यादा उसमें बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होंगे, और उसमें क्या होगा, थर्मल अनस्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, ये हो गया अल्फा, ये वाला बीटा, तो बीटा कितना है, 3 है दोस्तों, इसमें 3 बीटा, और इसमें कितना है दोस्तों, इसमें ये वाला अल्फा होगा, इसमें बीटा हो जाएगा, इसमें कितना है दोस्तों 3, और 3 से यहाँ पे 6 बीटा है, यहाँ पे कितना 3 बीटा है, और यहाँ पे कितना दोस्तों, वहाँ पे एक भी बीटा नहीं है, तो इसमें 0, क्योंकि ये अल्फा है तो एक भी बीटा नहीं है। इस कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, ये वाला, इसमें एक भी बीटा नहीं, तो ये वाला स्टेबल होगा। उसका इसमें 3 बीटा है, तो इसका उसका होगा, उसका लास्ट में बी होगा, तो CAB हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बीटा जितना होगा उसमें ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगला दोस्तों अल्फा एलिमेंट, कुछ कॉम्प्लेक्स में दोस्तों अल्फा एलिमेंट भी दिखाते हैं, बीटा एब्सेंट हो तो अल्फा की हो जाते हैं। इसमें देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से H एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों अल्फा वाले से देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन ये वाला ऐसे रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा दोस्तों, ये वाला साथ में, तो यहाँ पे इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा, और CMe4 बन जाएगा। आगे दोस्तों मोनोसैटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, तो मोनोसैटो पहले तो आपको रीजन पता होना चाहिए, तो इसका ये वाला रीजन है, आपको मोनोसैटो एसिटिक एसिड का रीजन पता होना चाहिए, आपको सभी प्रोसेस का उसका रीजन पता होना चाहिए, सही जोड़ी मिलाव आता है उससे। इसमें रिएक्शन होता है, इसमें मोनोसैटो एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड बनता है दोस्तों, और जिसमें रोल ऑफ HI क्या होता है, MUH से कन्वर्ट करना MEI में। तो यहाँ पे देखो इसको, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है अपना रीजन, उसमें RDS में क्या होता है दोस्तों, MEI RDS होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही RDS होता है दोस्तों।
तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एम आई का ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, आरडीएस होता है, आपको आरडीएस पता होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा दोस्तों, क्योंकि एम आई क्या है दोस्तों, पोलर है, एम आई क्या है, पोलर है, तो इस कारण ट्रांस एडिशन करेगा। उसका वन वन माइग्रेटिव इंसर्शन होगा तो सीओ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब एम इधर सीओ इंसर्ट हो जाएगा, सीओ इंसर्ट हो गया यहाँ पे एक साइड हो जाएगा, तो इसमें सीओ आ जाएगा, तो सीओ यहाँ पे आ जाएगा, सीओ आ गया। उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, इसका देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा दोस्तों, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और इसका हो जाएगा, यहाँ पे सी एम ई सी ओ आई बन जाएगा, तो एच टू ओ से रिटर्न करेंगे तो अपना एच टी के सिस्टम को प्राप्त हो जाएगा, और इससे बना हुआ एच आई एम यू एस से फिर सिलेक्शन करके एच टू बनेगा। इस टाइप से साइकिल चलते रहेगा। इसमें क्या होगा, आर डी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पे साइकिल भी पता होना चाहिए। आपको स्टेप पूछ सकते हैं, लेकिन अब तक स्टेप नहीं पूछा है, लेकिन स्टेप आपको पूछ सकते हैं इसके बाद क्या करेंगे तो कौन सा बनेगा इस करके। मैं और मोनोसाइटोस्टिक प्रोसेस में सेकेंड ऑर्डर होते हैं, और आरडीएस क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ एमईआई। कैटाइव प्रोसेस में सेम होता है दोस्तों, रीजन इसमें क्या होता है, यहाँ पे आर एस की जगह क्या होता है, आई आर होता है, बस कुछ चेंज नहीं होता है। और इसमें ओनली आरडीएस स्टेप में चेंज होता है। आरडीएस स्टेप क्या होता है, माइग्रेटिव इंसर्शन ऑफ सीओ, यहाँ पे आरडीएस स्टेप चेंज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, आरडीएस स्टेप ये वाला हो जाता है दोस्तों, माइग्रेटिव इंसर्शन क्या होता है, आरडीएस स्टेप हो जाता है कैटाइव प्रोसेस में। विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन होता है, इसमें आपको ये वाला पता होना चाहिए, रिएजेंट ये वाला होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है दोस्तों, हाइड्रोजनेशन। इसमें जो ये वाला रिजेंट होता है दोस्तों, इसमें जो पीपीएच3 निकलता है, ये वाला जो बनता है टी शेप वाला, यही वाला क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। इससे पूछ चुका है तो एक्टिव फॉर्म पता होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म टी शेप होता है, और यही वाला एक्टिव फॉर्म होता है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेट क्या होता है दोस्तों, तो टर्मिनल एल्काइन का रेट ज़्यादा होता है टर्मिनल एल्किन से, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एल्किन का रेट कम होता है अदर एल्किन से। और यहाँ पे ये वाला ऑर्डर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये वाला होता है विल्किंसन कैटलिस्ट के ऑर्डर। अगला देखते हैं हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑक्सो प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये आप एन एल्डिहाइड एंड आइसो एल्डिहाइड बनता है। इसमें कैटलिसिस अलग अलग कैटलिसिस में अलग अलग बनते हैं दोस्तों, मतलब एन किस में ज़्यादा बनेगा, इसमें किसी में आइसो कम बनेगा दोस्तों, इसमें तो अलग अलग हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें दोस्तों HCO4 में क्या होता है तो ओनली 3.3:1 में प्राप्त होता है। इस वाले कैटलिसिस में 16:1 में प्राप्त होता है, कि इस वाला कैल्शियम 19 प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे अटैच करते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एन का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो अगला दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा एन वाले का, और हमको एन वाला ही चाहिए रहता है दोस्तों। तो ये इस कारण हमको अलग अलग यहाँ पे कैटलिसिस देखने को मिलता है। अगला दोस्तों आरडीएस क्या, उसमें आरडीएस क्या होता है दोस्तों, तो हाइड्रोफॉर्मेशन में आरडीएस क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्किन और लेस सब्स्टिट्यूट और फिर रिएक्टर फास्टर। तो लेस सब्स्टिट्यूट होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, फास्टर रिएक्शन होगा। अब देखो वैकर प्रोसेस, तो वैकर प्रोसेस में ये वाला रीजन होता है दोस्तों, यहाँ पे COCl2 क्या करते हैं, पीडी को PDCl4 में चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें रिएक्शन इस टाइप से होता है, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पे CO लग जाएगा तो इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पे CO लग जाएगा तो इस टाइप से रिएक्शन होता है इसमें दोस्तों, और बनते इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अब तो दोस्तों ये सॉल्वेंट अदर देना, यदि यहाँ पे दोस्तों क्या यूज़ कर रहे हैं, H2 यूज़ कर रहे हैं, H2 यूज़ कर रहे थे, क्या बन रहे थे, O लग जा रहा था, क्या बन रहा था, O लग जा रहा था। इसमें रिएक्शन कैसे होता है दोस्तों, जिसकी H2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, इसमें बनता ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे क्या H और OH माइनस में टूटता है दोस्तों, तो ये OH माइनस ही यहाँ पे अटैक करते हैं। OH माइनस यहाँ पे मतलब नॉर्मल रिएक्शन आपको कराना है, यहाँ पे OH माइनस जोड़ देना, तो OH बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, H यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, कॉन्जुगेट करेगा, मतलब टॉटोमराइज करेगा, तो H यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे पहले 2 रहेगा, तो यहाँ पे उसका 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से बनता है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, 3 लिख दिया है, तो इस टाइप से बनता है। तो उसमें सेम यहाँ पे आपको यूज़ करना है, इसमें हेल्प होगा। इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर के अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, यदि वाटर की जगह हम एस्टिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो इसमें टूटेगा CH3CO माइनस, यहाँ पे उल्टा लिख दे रहा हूँ उसको तो अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पे O माइनस CH3 में टूटेगा,
और यहाँ पे एच प्लस में टूटेगा दोस्तों। तो ये वाला ओ माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद अटैक करने के बाद देखो तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही आपको करना है। अगर हाइड्रोजन की जगह एसिटिक एसिड यूज करेंगे, यदि ये पी एल्कोहल यूज करेंगे तो एल्कोहल भी क्या ऑक्यूर करेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एच प्लस और ओ सी एच थ्री एच माइनस में टूटेगा। ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। सिंपल से जोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना है, एच को हटा के बस। ये वाला रिएक्शन ऐसे हो जाएगा दोस्तों एल्कोहल यूज करेंगे तो। अब वैकर प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, जो सीस होते हैं वो कम रिएक्टिव करते हैं ट्रांस से, और जबकि विल्किंसन में सीस वाला ज़्यादा प्रीफर करता है ट्रांस से। अब एल्किन ओल्फिन मेथड से देखते हैं दोस्तों। तो ये वाला ग्रब कैटलिस्ट से आपको थोड़ा सा देख के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रब कैटलिस्ट से नल या तो आपको क्वेश्चन में ग्रब कैटलिस्ट लिखा रहेगा, या फिर आपको ये स्ट्रक्चर दिया रह सकता है। तो इसमें क्या होता है, एल्किन में ओल्फिन मेथड से होता है। तो रिंग ओपनिंग मेथड से ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा रिंग ओपनिंग का मेथड इसका आपको ध्यान रखना है। आप कुछ मैं थोड़ा सा रिएक्शन ले लिया हूँ एग्जांपल में। तो रिंग ओपनिंग कैसे होता है दोस्तों, इस टाइप से रिएक्शन होता है। तो पहले क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये वाला जुड़ेगा इसमें, ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप से बन जाएगा। अब जिस पोजीशन में हम जोड़े हैं दोस्तों, उसको जस्ट अपोजिट हमको खोलना है। तो ये वाला ऐसे खुलेगा, इधर जाएगा ये वाला, और ये वाला इधर ऐसे जाएगा दोस्तों। तो किसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट ले लिया हूँ मैं इसको, आर वाले को ऊपर लेना था मेरे को। तो आर वाले का ऐसे ऊपर ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जिस टाइप से क्वेश्चन दिया उसका से आर ऊपर ले लेंगे, इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद ये वाला खोलेंगे दोस्तों, तो सेम ऐसे वाला बन जाएगा दोस्तों। इधर ये वाला खुलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक खुलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इस टाइप खोलना है। और क्लोजिंग में क्या करना है दोस्तों, क्लोजिंग में कुछ नहीं करना है, इधर इसको करना है, सेम मैसेज करना है दोस्तों। क्लोजिंग में भी पहले एक बार करना है, उसके बाद जस्ट इसको अपोजिट खेलना है, और इसको हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये वाला इधर जुड़ेगा, ये वाला उधर जाएगा, तो इस टाइप से बन जाएगा। अब उसको जस्ट ऑपोजिट खोलना है दोस्तों। तो क्या करना है, इसको इधर खोलना है, इसको इधर खोलना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये वाला कॉकटेल। यहाँ पे जस्ट पहले जिस रिएक्शन करेंगे उससे जस्ट ऑपोजिट दूसरा रिएक्शन करेंगे। सबसे यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग मेथड्स हो जाते। तो थैंक यू दोस्तों, यार आपने अपना ऑर्गोनोमेट्री का शॉर्ट नोट्स। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो थैंक यू दोस्तों।